आज हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं 5 फरवरी को पूछे जाने वाला मैथ्स का वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द फंक्शन f जो है वो नेचुरल नंबर n से n तक डिफाइंड बाय एफ एन जो है वो 2n+3 ईच, ये फंक्शन कैसा है। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि एफ एन बराबर जो है वो दिया है 2n+3। अब मान लेते हैं यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं। जब हम n का बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा, 2 × 1 + 3 क्या होगा, 5 होगा। जब हम n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तब क्या होगा कि 2 2 दूना 4 और 4 3 7। मतलब देख रहे हैं कि जब हम n का वैल्यू अगर बदल रहे हैं तब ये फंक्शन का भी वैल्यू बदल रहा है। मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 1 फंक्शन है, मैंने एक के लिए एक वैल्यू है। ठीक है, चलिए। और अगर एक के लिए 2 वैल्यू आता है तो क्या बोलते हैं उसको, 1 2। और अगर एक ही के लिए बहुत सारा वैल्यू आता है तो उसको बोलते हैं मैनी 1। ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ Q जो है वो Q से है, ठीक है, Q जो है वो Q से है, इज़ गिवन बाय fx जो है वो x² है, तब बताइए कि f इनवर्स माइनस f इनवर्स 9 क्या होगा। तब हम आपको क्या बताए थे कि जहाँ भी f इनवर्स पूछेगा, इस तरह f इनवर्स पूछेगा, तब fx को क्या मान लेना, y बराबर हो जाएगा x²। अब x को अलग रखना है, x को इधर ही रखना है, बाकी जो हो उसको उधर कर देना बराबर के। तब जब इधर स्क्वायर है इधर जाएगा बराबर के, तो इधर रूट बना लेगा, रूट y बराबर हो जाएगा x। अब जहाँ x है वहाँ y कर देना और जहाँ y है वहाँ x कर देना है। तब यहाँ हो जाएगा रूट x बराबर y। अब x के जगह पे क्या है, 9। अब यहाँ पे जब हम x के जगह 9 रखेंगे तब रूट जो है वो +-3 के बराबर हो जाएगा, y = तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-3। ठीक है, क्योंकि रूट हमेशा +- दोनों के साथ खुलता है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आके देखते हैं हम। तीसरे नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। अब आप लोग कैसे याद रखिएगा कि कहाँ माइनस, मतलब पाई माइनस कुछ होगा, पाई माइनस कोई मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और कहाँ सिर्फ माइनस होगा। तो आप जानते हैं कि साइन, अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस में हो कुछ तब ये माइनस साइन इनवर्स होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि साइन इनवर्स का ही तो उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स, तो ये भी सिर्फ माइनस होगा। और अगर कॉस के अंदर रहता माइनस तब वो कॉस पाई माइनस कॉस के अंदर खुलता है। ठीक है, कॉस इनवर्स, समझ में आया आपको। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है बस। तो यहाँ पे क्या है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2, तब ये माइनस बाहर आएगा, तब ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब हम जानते हैं कि √2 किसका वैल्यू होता है, √2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो -30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, तो 30 डिग्री को लिख सकते, नहीं 0 1/2 1/√2, 45 डिग्री का होता है ना, हाँ 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को लिखा जाता है π/4, लेकिन माइनस में, तो -π/4 कहाँ पे है, हाँ बी ऑप्शन। तो इसका तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना, दोनों मैट्रिक्स वो बराबर मैट्रिक्स है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स होता है ना, तो ये वाला बराबर हो जाता है उसके, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि x + y + z किसके बराबर है। तब ये तो आप देख सकते हैं ना कि x + y + z किसके बराबर है, 9 के बराबर। तब इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स ये बी दोनों जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्टिबल है। एक दूसरे का इन्वर्टिबल मतलब ये जो है वो 1/b के बराबर है और b जो है वो 1/a के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब एक दोनों का इन्वर्ट है, समझे। तब ये किसके बराबर है, तब देख सकते हैं आप कि अगर a b दोनों के बराबर होगा क्या, देखिए a b बराबर b है, नहीं इसको इन्वर्टिबल नहीं बोलते। दोनों जीरो तो नहीं होगा, इसको भी इन्वर्टिबल नहीं बोलते। अच्छा, a b 0 के बराबर और b ये सिर्फ i के बराबर, नहीं आइडेंटिटी के बराबर नहीं, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। कैसे, देखिए ये बी करें हम या फिर बी ए करें,
ये हमेशा आइडेंटिटी के ही बराबर होता है, समझे। इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जब ये भी आइडेंटिटी के बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर हो उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर है। आपको हम बता रहे हैं हमेशा से कि ऐसे अगर रहता है तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और अगर सीधा लाइन होता है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और अगर ऐसे रहेगा तो इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और ऐसे रहेगा तो इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या पता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे, तो इसको डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0, बाकी सब तो 0 ही है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दी कोफैक्टर, अरे चलो हाँ, कोफैक्टर ऑफ -3। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है -3। कह रहा है कि -3 का कोफैक्टर क्या पे, मतलब क्या है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने का तरीका है कि देखेंगे सबसे पहले कि इसका पोजीशन कहाँ पे है। तो 3 का पोजीशन क्या है, इसको बोलते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, इसका पोजीशन है 3 2। अब हम जानते हैं कि 3 2 को अगर जोड़ेंगे तो आता है 5 5 मतलब ऑड, और ऑड आता है वहाँ पे कोफैक्टर माइनस के साथ खुलेगा। अब 3 को गायब कर देना है, 3 के रिस्पेक्ट में ये वाला गायब कर देना है, और ये माइनस के साथ खुलेगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस -2, ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस और -2, ये मतलब 2 के बराबर होगा इसका कोफैक्टर। अब ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। 7वां का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ y बराबर 2 पर पावर x है तब dy/dx मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मानते हैं कि दोनों तरफ हम log ले लेंगे, तब दोनों तरफ अगर log लेंगे तो log y बराबर हो जाएगा log 2 पर पावर x। अब देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x जब पावर में है तो इधर आ जाएगा, तो ये गुणा में हो जाएगा x log 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log 2 कोई कांस्टेंट है, log 2 का कुछ वैल्यू होता है कि नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। log 2 का कोई वैल्यू होता है, तब इसको तो ये कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन अलग से नहीं करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट log 2, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तब, समझे। और ये जो y है इधर भागा में, ये बराबर के उधर जाएगा तो गुन्ना में। अब आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है 2 पर पावर x, तब ये हो जाएगा 2 पर पावर x log 2 dy/dx, 2 पर पावर x log 2। 8वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए 9 बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला बोले रिजल्ट बेस आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स 3 का फार्मूला एकदम याद होना चाहिए कम से कम, समझे। चलिए साइन इनवर्स 2x का कह रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√(1 माइनस x², क्योंकि यहाँ पे x है इसके ठिठक जगह पे, तो यहाँ पे उसी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो है उसके ठिठक जगह पे क्या है 2x है, तब इसका क्या हो जाएगा 1/√(1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x का क्या होता है स्क्वायर x²। तो देखिए यहाँ पे, और अब जो यहाँ पे 2x है ये 2x का भी डिफरेंशिएशन हुआ, क्यों, चैन रूल के कारण, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2/√(1 माइनस 4x², कहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो नहीं होगा, होगा ऑप्शन नंबर बी, समझे। 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 में आते हैं। 10 भी आसान ही है, कह रहा है कि log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx log sin x का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x मतलब 1/sin x, और अब चैन रूल के कारण साइन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और एक फार्मूला याद होगा कि cos x/sin x होता है cot x, तब ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर ये। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ x बराबर 4t है, y बराबर 4/t है, तब dy/dx किसके बराबर है। तब हम जानते हैं कि यहाँ पे t के रूप में दिया है, तो सबसे पहले हम dy को और dx को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए करते हैं dy को डिफरेंशिएशन। dy/dt अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तब क्या होगा 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा
1/t², नहीं -1/t², ठीक है। तब ये -1 × 4 क्या हो जाएगा, -4/t², ठीक है। और dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर हम dt के रिस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा सिर्फ 4 के बराबर, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन 1। चलिए अब पूछ रहा है dy/dx क्या होगा, तब क्या करेंगे, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। अब ये dt से dt खत्म, dy का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, dy अपॉन में dt का -4/t², तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं -4 अपॉन में t² अपॉन में dx का वैल्यू क्या आया है, 4 आया है। 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये 4 से ये 4 ख़त्म, तो ये क्या बचेगा, -1 अपॉन में t², ठीक है। -1 अपॉन में t², कहाँ पे -1 अपॉन में t², तब देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, -1 अपॉन में t²। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ y बराबर log x है, तब d² अपॉन में dx² किसके बराबर है। इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x का फिर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन में x² होता है, ठीक है। ये तो रिजल्ट बेस है, याद रखना होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 12 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x⁻11 का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले x को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻11 हो जाएगा dx। अब हम जानते हैं कि x कुछ भी रहे तो x⁻n बटा मतलब x⁻n+1/n+1 होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं, मतलब x⁻n+1 अपॉन में n+1 होता है। n की जगह पे क्या है यहाँ -11, तब x पर पावर हो मतलब ये तो इंटीग्रेशन खत्म होगा ना, तो x पर पावर हो गया -11 + 1 क्या हो जाएगा -10 अपॉन में -10 होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि ये -10 है, मतलब इसको बटा के नीचे लाएंगे तो x पर पावर 10 हो जाएगा, और ये तो -10 पहले से है ना नीचे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 10 × x पर पावर 10, -1 अपॉन में पहला ऑप्शन -1 अपॉन में 10 × x पर पावर 10। समझ में आया बस। अब आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि sin² x dx किसके बराबर है। अब हम आपको बताए थे कि किसी पर भी स्क्वायर अगर रहता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, क्या, तो 1 - cos 2x/2 जो होता है ये होता है sin² 2x के बराबर, और अगर 1 + cos 2x अपॉन में 2 होता है ये होता है cos² x के बराबर, समझे। तो इसको इसमें बदलिएगा और इसको इसमें बदलिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार ये पूछे या फिर ये पूछे, ठीक है। चलिए तो हम sin² x को अगर हम बदलें 1 - cos 2x अपॉन में 2 में, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन इसको 1/2 भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, dx माइनस cos 2x अपॉन में 2 इसका भी लिख सकते हैं। तब देखिए 1/2 को बाहर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा कि नहीं, sin 2x अपॉन में नीचे तो ये 2 था वो 2 तो रहेगा ही। अब चेन रूल के कारण 2x ऊपर में है, तो 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो नीचे 2 करेंगे, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा, तो कहाँ पे 2 दूना 4, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, समझे। इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि अगर चेन रूल फॉलो कीजिएगा तो इसका भागा में काम होगा, और अगर डिफरेंशिएशन में चेन रूल फॉलो कीजिएगा तो गुणा में काम होगा, समझे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आप 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 + x² dx किसके बराबर है। तब हम ये जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है किसका, तो ये होता है 1 अपॉन ये tan इनवर्स x अपॉन में ये के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। ये की जगह पे क्या है, यहाँ 2² हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ये की जगह 2 काम कर रहा है, मतलब 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स x अपॉन में 2, ये कहाँ है,
तो 1/2 tan इनवर्स x/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 15 का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि 16 का है कि जो लोवेस्ट पावर है 2 से लेके 3 तक, मतलब लोअर लिमिट 2 से अपर लिमिट 3 तक 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तब हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है, log x होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं 2 से लेके 3 तक, तो ये क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। अब हम जानते हैं कि ये अगर माइनस में है log का प्रॉपर्टी, तब ये किसके बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी log 3/2 के बराबर। तब log 3/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ प्लस होता तो ये हो जाता log 3 × 2, समझे, तब ये हो जाता log 6 के बराबर अगर प्लस होता तब, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तब ये होगा ये, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोअर लिमिट 0 से लेके 1 तक 1/√1 - x² dx किसका इंटीग्रेशन है। तो ये तो साइन इनवर्स x का ही तो इंटीग्रेशन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तब ये होता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तब इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से लेके 1 तक, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन 0 की वैल्यू तो ऐसे भी 0 होता है, तो इसको तो हटा देते हैं। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, 90 डिग्री पे 1 होता है ना, तो 17 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 का ऑप्शन नंबर में आते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि 0 से लेके 2a तक f(x) dx 0 के बराबर है। कब होगा 0 के बराबर, तो 0 के बराबर तब होगा, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि जब 0 से लेकर 2a f जो ऊपर लिमिट है और नीचे लिमिट है और जो यहाँ लगा होता है बीच में f(x) के नीचे, उसका बराबर जब होता है तब होता है। ठीक है, तब यहाँ पे होगा 2a माइनस क्या, माइनस x बराबर 0। ये तभी बराबर होगा जब ये 0 के बराबर होगा, समझे। तब कहाँ पे है, ये वाला f(x) के बराबर होगा, 2a माइनस x बराबर f(x) के बराबर है, तब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर y/x किसके बराबर है। तब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं dy/y, जैसे ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर भेज दिए, बराबर dx/x। अब हम क्या बोले थे, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का टोटल डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, बिल्कुल है। तब ये क्या हो जाएगा, y = x। लेकिन अगर इंटीग्रेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा c, तो y = xc। कहाँ पे है y = xc, पहला ऑप्शन नंबर। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 20 का आते हैं ऑप्शन नंबर पे। 20 का ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, हाँ 20 का ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि बताइए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। तो हम आपको क्या बोले थे कि y के बगल में जो होगा उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो y के बगल में क्या है, -1 है, तो p बराबर हो गया -1 मान लेते हैं, p बराबर -1 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो बराबर होता है e⁻ इंटीग्रेशन p dx। ये होता है इंटीग्रेशन, होता है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e⁻p के जगह पर क्या है, -1, मतलब -dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, मतलब e⁻−x होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कहाँ पे e⁻−x, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ माइनस होगा। ठीक, याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, तब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ये क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ये क्या होता है, वेक्टर ये अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप ऑन जे कैप क्या होगा, आई कैप ऑन जे कैप। तो हम जानते हैं कि i.i जो होता है वो होता है 1, लेकिन अगर i का किसी और के साथ अगर डॉट करेंगे तो वो तो 0 के बराबर होता है। तो अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे i.j का, तो i.j क्या हो जाता है, 0/j, j कुछ भी रहे तो 0 में कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए
इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 22 का। अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि पूछ रहा है कि इफ़ ये डॉट बी अगर 1 के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ये 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड बी 2 के बराबर है, तब कॉस थीटा किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये डॉट बी एक फार्मूला होता है, ये डॉट बी होता है जो वो होता है क्या, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब ये डॉट बी बराबर कितना दिया, 1 दिया, तो 1 बराबर ये बी कितना दिया है, ये दिया है 1 और बी दिया है 2, तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2, और कॉस थीटा क्या होता है, मतलब ये क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो कॉस थीटा बराबर होगा 1/2, तो 1/2 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, हर साल आता है क्वेश्चन ये वाला। ये क्या बोल रहा है कि के क्रॉस जे किसके बराबर होगा। तो हम आपको बताए थे ये साइकिलिंग वाला, ठीक है, ये साइकिलिंग वाला बताए थे हम आपको। ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। यहाँ पे बोला है क्या पता है, के क्रॉस जे। अब देखिए साइकिल उल्टा चल गया, साइकिल उल्टा चला तो ये माइनस आई के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर साइकिल ऐसे सीधा चलता है, समझे, ऐसे चलता है साइकिल ऐसे, समझ में आपको, अगर ये उल्टा चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तो मतलब क्या बोलते हैं उल्टा नहीं, यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 24 का, ठीक है। चलिए 25 का बोल रहा है कि द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन इतना का डायरेक्शन रेशो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशो हमेशा जो होता है वो होता है इसके नीचे वाला, नीचे जो भी लिखा हो तो ये डायरेक्शन रेशो ये हो जाएगा 1,1,1, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता तो 1 अपॉन में डायरेक्शन रेशो जितना भी है उसको रूट में, तो डायरेक्शन रेशो कितना 1 + 1 + 1 3 ये होता, और दूसरा भी 1 अपॉन में √3 ये होता डायरेक्शन कोसाइन के केस में। ये डायरेक्शन कोसाइन पूछता तब ये होता, और डायरेक्शन रेशो ये होगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए। एक्स एक्सिस मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब वाई पे भी वही आदमी सेम जगह खड़ा होगा और वही जेड जगह खड़ा होगा, नहीं ना। तो जब एक्स एक्सिस पर कोई है तो वाई बराबर 0 हो जाएगा और जेड बराबर 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द लाइन क्या x-2 ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब k का वैल्यू क्या होगा। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, तब k का वैल्यू क्या होगा। तो जब ये लंबवत होता है ना तब इसका गुना इसका, इसका गुना इसका और इसका गुना इसका 0 के बराबर होता है। कैसे आपको दिखाते हैं, देखिए क्या होता है कि k × 1 क्या होता है, k × 1 k, 2 × 1 +2 और k × -2 के बराबर 0। अब -2k और k क्या हो गया 2 - k बराबर 0, तब k का वैल्यू क्या हो गया 2, k का वैल्यू 2 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P जो है ये BC है फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या बोले थे कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ x होता है और y 0 के बराबर होता है और z 0 के बराबर होता है। अब इसका डिस्टेंस, अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस से बताइए, तो एक्स पर कुछ तो वैल्यू होगा, तो कुछ में जब कुछ घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे y और z कुछ नहीं है, तो ये सीधा b² प्लस c² हो जाएगा, समझे। अब आपको हम डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ y एक्सिस पूछता तो y एक्सिस में b गायब कर देते, बाकी वो सबका स्क्वायर रखते रूट में, ठीक है। अगर y होता तब ये वाला होता, और अगर z पूछता तब ये वाला होता है, समझे। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। डिस्टेंस 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि P ये इंटरसेक्शन B अगर 7/10 है और B जो है 17/20 है, तब P ये बटा B किसके बराबर होगा। तो ये वाला आपको हम फार्मूला बार बार बता रहे हैं कि ये वाला फार्मूला होगा P ये इंटरसेक्शन B अपॉन में PB के बराबर। अब P ये इंटरसेक्शन B कितना दिया है 7/10 और PB क्या है 17/20।
अब ये 10 और 20 कटेगा, 7 दूना मतलब ये, अब ये हो जाएगा 14 ऊपर चल जाएगा, तब ये हो जाएगा 14/17। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब ये इंटरसेक्शन भी किसके बराबर है? इंडिपेंडेंट होगा तो ये इंटरसेक्शन भी दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दे, एक्सक्लूसिव, तब जो इंटरसेक्शन होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब इंटरसेक्शन 0 के बराबर हो जाए तब पी ये यूनियन बी जो होता है वो ये ऑप्शन के बराबर होगा। समझे? ये वाला याद रखिएगा। जो अब हम देखने वाले हैं वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसमें से देखिए इसमें भी उसी तरह सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहले देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल रियल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल रियल फंक्शन है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स वो F1 प्लस एफ इनवर्स वो F2 प्लस एफ इनवर्स वो F3 प्लस एफ इनवर्स वो F4। इसका वैल्यू क्या है? तब देखिए वही वाला चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिंस एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड एफ इनवर्स इज द इनवर्स मस्ट बी 1/2। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एफ इनवर्स कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा 1/1 और 1/2 होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन उसका इन्वर्टिबल है तो वो कैसा फंक्शन होगा, तो वो 1/1 और 1/2 फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए ये आपको लिखना नहीं है इतना सा, ये वाला आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए हम बताएं, ये सब उतना नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है कि वी हैव एफ इनवर्स वो एफ, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सिमिलरली सारा चीज़ जितना भी आप देख सकते हैं, एफ इनवर्स वो F1 है, उसी तरह एफ इनवर्स वो F2 है, बस सिर्फ ये सब वैल्यू बदला हुआ है 1 2 3 4। समझे? तो ये क्या होता है? इनवर्स जैसे अगर रहे साइन इनवर्स और अंदर में रहे साइन एक्स, तब इनवर्स से और एक्स कटता था कि नहीं, और बचता था क्या? x3 बचता था। ये साइन इनवर्स साइन से कटता था कि नहीं? बिल्कुल कटता था, और बचता था क्या? जो थीटा में रहता था। उसी तरह से अगर यहाँ पे एफ इनवर्स और f है तो ये आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। समझे? क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। उसी तरह से अगर यहाँ एफ इनवर्स एफ है तो ये आपस में कट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, और बीच में सब क्या है? प्लस। तो इसी तरह से यहाँ 1 2 और 3 और 4 सारा अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? वैल्यू 10 आएगा। समझे? तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, ये वाला आपको 100% फिक्स कर लेना है कि ये वाला फॉर्मूला पे आपको एक आना ही आना है 100%। ठीक है, ये आना ही आना है। तो ये क्या करेंगे? इसका हम बताए थे कि फार्मूला होता है, क्या होता है इसका? फार्मूला होता है ये जो 1/7 है इसको हम x मानते हैं, और ये 1/13 है इसको क्या मानते हैं? y मानते हैं। ठीक है, तब ये फार्मूला क्या होता है पता है? tan इनवर्स x प्लस वाई का। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। समझे? अब इस पे ही ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। समझे? जब इसको ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तब ये क्या होगा? तब आप देख सकते हैं ये वाला होगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 इंटू बटा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 93 होगा, और ऊपर में ये इससे गुना होगा, ये इससे, तो ये होगा 13 और 7, और नीचे भी उसी तरह करेंगे 93 91 का एलसीएम लेंगे तो 91 माइनस 1। अब ये 91 से ख़त्म हो गया। समझे? उसके बाद क्या होगा कि tan इनवर्स 20/90, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से 0 कट जाएगा, तब 2/9। तो ये LHS RHS के बराबर हो गया। यही यहाँ पे प्रूव्ड करने बोल रहा था। समझे? चलिए ये वाला फार्मूला बस आपको याद रखना है। अब चलते 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स पर पावर cos x है तब फाइंड कीजिए dy अपॉन में dx। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर y बराबर cos x है, y बराबर अगर cos x है
तब बताइए इसका dy बटा dx क्या होगा। तब हम आपको ये वाला जो है ना, ये वाला भी आपको मतलब 100% चांस है कि ये वाला भी आने वाला है, समझे, ये वाला भी आने वाला है, या फिर x पर पावर sin x कर देगा। अभी यहाँ पे x पर पावर cos x है, लेकिन बनेगा सेम तरीका से। तो ये भी आपको याद कर लेना है, पूरा रट्टा लगा लेना है, ठीक है। कैसे रट्टा लगाएंगे, तो मान लेते हैं कि क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि दोनों तरफ हम log ले लिए। क्या ले लिए, log ले लिए। log जब हम दोनों तरफ लेंगे तो y इज इक्वल टू जो था y बराबर x पर पावर cosec, नहीं क्या था, हाँ x पर पावर cos x था। हम मानते कि दोनों तरफ log ले लेंगे। तब जब दोनों तरफ log लेंगे तब क्या होगा, log का प्रॉपर्टी लगेगा, ये पावर वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे, समझे। तो यहाँ पे उसी तरह हुआ, ये log y किए और ये पावर में जो cos x है वो नीचे आ गया। तब देखो cos x यहाँ आ गया कि नहीं, log के गुना में, log x के गुना में। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तब log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बटा वाई डी वाई अपन में डी एक्स। और इधर देखिए ये दोनों क्या हो गया, गुना में, और गुना में जब रहेगा दो चीज़ तब पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा का नहीं करेंगे, प्लस दूसरा का करेंगे, पहला का नहीं करेंगे। तो वही कि पहला का जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x, और log x उसी तरह रखेंगे, प्लस cos x अगर उसी तरह रखेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, समझे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो y, ये देख सकते हैं आप, y जो यहाँ पे गुना में है डी वाई अपन में डी एक्स, ये बराबर के उधर जाए, मतलब भागा में है, ये बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, y बराबर था x पर पावर cos x, समझे। तो वही आंसर में x पर पावर cos x लिख देना है y के जगह पे, समझे। बाकी सारा चीज़ ये सब सेम रहेगा। तो डी वाई अपन में डी एक्स, एक्स पर पावर ये जो हो गया, देखिए यहाँ पे वही वाला अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे अगर सिर्फ इतना में भी छोड़ देते हैं तब भी आपको सेम नंबर मिलेगा, समझे। ये आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बताइए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द पॉइंट्स क्या है 5,5 k,1 एंड 10,7 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बोल रहा है 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट तब k का वैल्यू क्या है। इसको अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो भी सही है, लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि जब कोलिनियर रहेगा तो उसका स्लोप बराबर होगा। स्लोप बराबर मतलब ये होता है डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाना है ना, इसलिए आप इसको मैट्रिक्स से ही बनाइएगा, समझे। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि 3 पॉइंट आर कोलिनियर इफ जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है तब होता है कोलिनियर, समझे। तब क्या करेंगे, सारा ये जो वैल्यू ऊपर में दिया है 5,5 इसको यहाँ पे पुट करेंगे, समझे। ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करेंगे 5,5, ये के वाला नीचे पुट करेंगे और ये वाला नीचे पुट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला में ना 1 1 1 तीनों पुट करना है, समझे। ये होता है कोलिनियरिटी वाला। और बराबर क्या होता है, ये बराबर हमेशा 0 का होता है। अगर कोलिनियर है तब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इससे भी आप बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। पहले 5 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तब क्या होगा, ये वाला बॉक्स होगा मल्टीप्लाई। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ, लेकिन बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। चलिए, तो इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कीजिएगा तो के का वैल्यू क्या आएगा, -5 आएगा। के का वैल्यू क्या आएगा, -5। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता होगा, बिल्कुल। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू ये sin x प्लस b cos x है, ठीक है। y बराबर अगर इतना है देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि d² y अपन में dx², मतलब ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन प्लस y जो है वो 0 के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, ये वाला जो दिया है ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो दिया है इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि y बराबर इतना है। तो देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ डबल डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक ही बार में नहीं रुकना है, समझे। 2 बार करना है, 2 बार, समझे। तब क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपन में dx पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा, ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, समझे। उसके बाद क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है उसी का। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन दोबारा, तब दोबारा करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। और अरे कहाँ ये क्या हो गया, देखो
अच्छा cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे होगा, कहाँ गया, हाँ ये हो गया, ये देखो ये माइनस साइन एक्स, ये वाला सिर्फ ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला स्टेप गलत है, समझे, माइनस, अच्छा रुको रुको, क्या लिखा ये, अच्छा हाँ ठीक, ये डबल डिफरेंशिएशन, सही है सही है, ये वाला डबल डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है। तो क्या किया गया कि इसी को फिर दोबारा मान लिया गया, समझे, दोबारा ऐसे मान लिया गया। तब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला टर्म ये वाला कट जाएगा और ये वाला टर्म ये वाला कट जाएगा, जब ये कटेगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, समझे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब इवेलुएट करना है, क्या करना है, इवेलुएट मतलब वैल्यू निकालना है, किसका, एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स पर पावर 4 का। अब आपको पता होगा कि क्या, कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी का इंटीग्रेशन, इसी का डिफ्रेंसिएशन ही तो नीचे है, एक्स अपॉन में एक्स पर पावर 4, लेकिन यहाँ पे क्या गैप है, यहाँ पे 2 गैप है। तो आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, जो क्वेश्चन अभी दिया था वही वाला। यहाँ से आपका पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है कि मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है, ये वाला tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है वो t के बराबर है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तब क्या होगा, 2x अपन में 1 प्लस एक्स पर पावर 4 dx बराबर dt। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन dt और यहाँ पे dx हो जाएगा, समझे। चलिए तब क्या होगा उसके बाद होगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमको सिर्फ किसके टर्म में है, तो क्वेश्चन में हमको सिर्फ रखना है x बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 4। तब यहाँ पे x अपन में 1 प्लस एक्स पर पावर 4 dx ही रखना है। तब यहाँ पे dx है कि नहीं, तब बाकी जितना भी टर्म रहेगा उसको बराबर के उधर लेके चल जाना है, इसलिए यहाँ पे 2 जो एक्स्ट्रा था इसको बराबर के उधर ले गए, समझे। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1/2 t dt। अब हम जानते हैं 1/2 t का जो मतलब इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन में 2। अब t के जगह क्या था, t के जगह हम रखे थे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब t के जगह हम वही वाला पुट कर देंगे, समझे। अब 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1/4 और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, समझे, क्योंकि यहाँ t स्क्वायर में था। यही हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे आप, बिल्कुल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ, क्या बोल रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, कितने बार, एक बार ही 2 कॉइन को उड़ाया जाता है, मतलब उछाला जाता है। तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी आफ्टर एफ, मतलब ई जो है नंबर ऑफ टेल, ई क्या है, ई है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और एफ क्या है, नंबर ऑफ हेड, मतलब ई आएगा तो टेल आएगा और एफ आएगा तो हेड आएगा। तो क्या बोल रहा है कि बताइए कि ये क्या बोलते हैं इसको, कि टेल आए कब, जब हेड अपीयर हो तब, यही वाला पूछ रहा है। तब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब मतलब कि एक ही बार उछाला जाता है 2 कॉइन्स को, एक ही बार, कितना, 2 कॉइन्स को एक ही बार उछाला जाता है, तब क्या होगा कि 2 कॉइन्स को अगर एक ही बार उछाला जाता है तो हो सकता है पहले दोनों में हेड आ जाए या तो दोनों टेल आ जाए, ठीक है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऐसे, और टेल आने का मतलब, अच्छा नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा मिस्टेक हो गया हमसे, हमको लगा नंबर बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए तब देखिए यहाँ पे अगर हेड नहीं आएगा तो सिर्फ आ तो टेल आएगा, और अगर हेड आया मतलब टेल नहीं आएगा तो सिर्फ हेड आएगा, समझे। तो क्या होगा, तो सबसे पी ई आफ्टर जो एफ होगा इसको हम क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, या तो हेड भी है और टेल भी आए, तो हेड और टेल तो कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वही तो बोल रहा है कि एफ जो है वो सिर्फ मतलब कि टेल आएगा, नो हेड अपीयर्स मतलब सिर्फ टेल आएगा, और जो ई था वो नो टेल अपीयर्स मतलब उसमें सिर्फ हेड आएगा। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें सिर्फ हेड ही आ रहा है और इसमें सिर्फ टेल आ रहा है, तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। अब 0 बटा कुछ भी रहे, 0 बटा कुछ भी तो 0 ही होता है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, समझे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इवेलुएट 1 अपॉन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का ही तो डिफ्रेंशिएशन ये वाला पूरा है, तब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर इसका बराबर हम टी माने थे और क्या बोलते हैं, हाँ ये जो साइन इनवर्स एक्स को हम टी माने थे और ये तो उसी का डी टी है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टी डी टी। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन में टी को क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी होता है। अब लॉग है, टी के जगह पे हम क्या माने थे, टी के जगह पे माने थे साइन इनवर्स, तो जहाँ टी है वहाँ साइन इनवर्स रख देंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये वाला भी इसी तरह हर साल आता है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस वाला। तो कॉन्टिन्यूअस वाला याद रखना है, मैट्रिक्स वाला याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखना है, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब जो है ना वो हमेशा आता है, समझे, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अगर फंक्शन एफ एक्स जो है, एफ एक्स जब एक्स 1 से छोटा या बराबर है तब x पे काम करता है, और जब x जो है 1 से बड़ा है तब 5 पे काम करता है। तो क्या करना है, प्रूव करना है कि इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कब, जब x बराबर 1 है। यहाँ पे x बराबर 1 है, ठीक है, x बराबर 1 है, इस पे प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है कि जब x 0 मतलब 1 से छोटा हो या फिर मतलब 1 से छोटा हो या 1 से बराबर है तब x पे काम करता है, और जब x 1 से बड़ा होता है तो 5 पे काम करता है। तो मान लेते हैं कि x बराबर जो है वो 1 माइनस एच है, ठीक है। और दूसरी बात, x जो है वो 1 प्लस एच है। इसको कब मानेंगे, इसको मानेंगे RHL में, राइट हैंड लिमिट में, और इसको कब मानेंगे, इसको मानेंगे LHL में, समझे। तो क्या करना है उसके बाद करना बस इसको लिमिट में पुट कर देना है, लिमिट इतना बराबर लिमिट इतना, समझे। तो क्या करेंगे, तो सबसे बाद फिर करेंगे वही वाला, लिमिट इतना बराबर लिमिट इतना। ये वाला पॉजिटिव के लिए था और ये वाला क्या था, नेगेटिव, 1 पे करना था ना, तो ये वाला पॉजिटिव पे और ये वाला है नेगेटिव। तब हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे x जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, समझे। चलिए अब क्या करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच जो एफ एक्स है, क्या है, यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स बराबर tan माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कह रहे हैं कि वैसा इंटरवल ज्ञात कीजिए जहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है tan माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये तो tan कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -6, और ये माइनस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -4x, होगा कि नहीं होगा। अब -4x इसमें अगर देख सकते हैं तो कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, और अगर यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लें तब यहाँ पे 3 होगा प्लस 2x हो जाएगा, 3 + 2x, यही वाला चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, समझे। एफ डैश जो है एफ डैश एक्स वो -2 × 3 + 2x है। तब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को फिर 0 के बराबर पुट करेंगे, सब समझे। उसके बाद जब इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का वैल्यू -3/2 आएगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या बताएं, सबसे पहला स्टेप अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोले तो सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, और डिफ्रेंशिएशन के बाद दूसरा स्टेप उसको 0 के बराबर पुट कीजिएगा, वहाँ से आपको x का कुछ वैल्यू आएगा। उसके बाद पहले लेना है केस 1, जब x -3/2 से छोटा है तब क्या होगा, तब ये जीरोस भी छोटा होगा। तो क्या करेंगे, जब ये जीरोस छोटा होगा तब जीरोस छोटा होगा तब वहाँ कुछ वैल्यू आएगा, और जब कुछ वही वैल्यू आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करके देखेंगे, समझे। और एक बात आपको बता दें कि जहाँ पे वैल्यू आएगा अगर माइनस में आया, अगर वैल्यू कुछ माइनस में आया तो वहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, और अगर वैल्यू में पॉजिटिव में आया तो वही उस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होगा, समझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है, ये
जीरो से छोटा है, जीरो से जहाँ छोटा होगा मतलब ये माइनस देगा, क्या देगा, माइनस। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये माइनस माइनस पॉजिटिव बना लिया, तो एफ डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और केस 2 जब लेंगे ये वाला, तो केस 2 जब ये वाला लेंगे तब ये माइनस और प्लस पॉजिटिव मतलब ये माइनस साइन देगा। और हम क्या बोले, माइनस पे होता है ये मिनिमम, तो ये डिक्रीजिंग साइन देगा कब से, -3/2 से इन्फिनिटी तक, समझे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट -3/2 से इन्फिनिटी। तो इसका क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आपको पता चल गया, बिल्कुल। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि इवेलुएट करना है 2x - 3/x² + 6 + 13। अच्छा यहाँ पे 6x होगा, समझे, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 6x होगा, समझे। इसका इवेलुएट करना वैल्यू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखेंगे, क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। तो i बराबर होगा, क्या होगा, 2x - 3/x² + 6x + 13 dx। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, जिस तरह से ये वाला फार्मूला होता है px + q। ये 2x - 3 जो है इसको हम बराबर लिखेंगे ये प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस b करेंगे, समझे। अब उसके बाद जो आएगा ना, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कुछ वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करना है, x वाला टर्म x के बराबर होगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो x के बगल वाला x के बगल वाले के बराबर होगा, और जिसमें x नहीं है वो उसके बराबर होगा जिसमें x नहीं है। तो उस तरह से क्या होगा, 2 ये बराबर 2 मतलब ये बराबर 1 आया। और उसी तरह से ये का वैल्यू जब 1 आया तो यहाँ पे ये का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 + b बराबर -3, तो b का वैल्यू -9 आया। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि इसके बराबर हम माने थे ऊपर में, ये डिफ्रेंशिएशन जो था नीचे 100 + b, अब उसके जगह इसके जगह हम ये वाला भी तो लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वही वाला चीज़ लिखें, देखिए यहाँ पे, समझे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला का टोटल डिफ्रेंशिएशन, अच्छा टोटल नहीं है ना, नीचे वाला का टोटल डिफ्रेंशिएशन ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करके लिखेंगे। 2x - 3 -9 है, तो -9 वाला को अलग कर देना है और 2x - 3 को अलग कर देना है, समझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह हम अगर +6 कर देंगे, मतलब -3 को क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 6 - 3 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ -9 कर देंगे और इसको भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन को क्या मतलब इंटीग्रेशन को अलग करके लिख देना है, समझे। अब यहाँ पे 2x + 6 लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि नीचे वाला का टोटल डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। अब नीचे वाला का टोटल डिफ्रेंशिएशन जब ऊपर होता है तब क्या होता है, उसको लिखते हैं लॉग में, लेकिन ये वाला आपको आगे यूज करने को मिलेगा, समझे। तो उसी तरह से अगर आप आगे बनाते जाइएगा तो क्या होगा, 2x + 16 अपॉन में x² + 6x + 13 dx - 20 इंटू dx अपॉन में x² + 6x + 13। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि i बराबर होगा i1 - 12i2, इसको माना है i1 और इसको माना है i2, समझे। अब देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पे ना i1 बराबर, i1 मतलब ये जो होगा, नीचे वाला का टोटल डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तब क्या होगा, लॉग नीचे में जो कुछ भी है 100, तो i1 बराबर होगा लॉग नीचे में जो कुछ भी है 100, समझे। तो अब i2 सॉल्व करते हैं। जब i2 सॉल्व करेंगे तब वहाँ i2 में 12 गुना था, ये बात याद रखिएगा, ये इक्वेशन में वहाँ पे फाइनल में आपको काम करेगा, ठीक है। तो i2 क्या होगा, dx अपॉन में x² + 6x + 3 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको इस टर्म में लाना है, x + 3 का होल स्क्वायर के टर्म में, इसीलिए 9 से मतलब 9 को जोड़ देंगे और 9 को घटा देंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा, 9 को जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे तब ये ऐसे टर्म में आएगा, और जैसे ऐसे टर्म में आया तब ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये जो इंटीग्रेशन है ये 1/ये tan इनवर्स x बटा ये के टर्म में आ गया। तब ये का काम क्या कर रहा है, ये का काम 2 का स्क्वायर मतलब ये का काम 2 कर रहा है, तब इसीलिए ये इसके टर्म में आया। अब i बराबर i1 - 12i2 था, तो i1 का वैल्यू ये आया था ऊपर में, और 12 और i2 का वैल्यू ये वाला आया, समझे। तब इसको उसी तरह पुट कर देना है, और उसके बाद i बराबर हो जाएगा 2x - 3, इसके बराबर हो जाएगा इतना,
माइनस इतना, समझे। तब उसके बाद क्या होगा, बस वही वाला वैल्यू हो जाएगा, बस यही वाला लिख देना I1 वाला, और माइनस जो आया 100। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो 12 है ये 6 बार में कट जाएगा 2 से, समझे। यही वाला फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं हम 42वां नंबर क्वेश्चन पे। 42वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 42वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 से π/2 तक है। ये देख सकते हैं 2019 2024 में दोनों में पूछा है, हो सकता है 2026 में भी पूछे, 2025 में भी सेम पूछा था। 2025 में यहाँ 2025 कर दिया था, समझे। 2026 में हो सकता है 2026 कर दे। तब इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले अगर 0 से π/2 के टर्म में है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट बोलते हैं ना, नहीं हाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट तो बोलते हैं, भूल गए थे ना, चलिए हाँ ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक है अगर, तब इसमें क्या करना है कि 0 से π/2। अब जो यहाँ पे होता है ना इसका मतलब कि लिमिट, हाँ जो लिमिट होता है, लिमिट नहीं क्या बोलते हैं इसको, अच्छा जो बोलते होंगे, सॉरी फॉर दैट, बट चलो ठीक है। अब 0 से π/2 तक, तब इसी को यहाँ पे पुट करते हैं थीटा में, समझे। तब क्या होता है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन के, तो ये साइन में बदल जाएगा, और ये कॉस साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, समझे। ये क्या हो गया, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, समझे। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो था इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1, और जब थीटा पुट कीजिएगा π/2, और ये जो आएगा इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तब क्या होगा, ये 2i के बराबर हो जाएगा, समझे। अब 2i के बराबर होगा तब देखिए बेस सेम है और ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। अब दोनों कटेगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन होता है कि नहीं। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वही वाला पुट करना है। अब x है, x का लोअर लिमिट अपर लिमिट π/2 है। अब इसको x की जगह π/2 माइनस 0 मतलब सिर्फ π/2 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 2i के बराबर है। अब 2i के जब बराबर है तब क्या होगा कि जब 2i के बराबर है ना, अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, 2i के जब बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2i के बराबर को, तब 2i बराबर जो है वो π/2 है अगर, तब ये 2 गुणनम है तो हमको सिर्फ i लिखना था ना, तो i बराबर हो जाएगा π/4, समझे। i बराबर π/4, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए क्या बता रहे हैं, सर्कल का टर्म है, सर्कल का ही तो इक्वेशन है वाला। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल x² + y² = a²। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कितना एरिया होगा उसका क्या करना है, उसको एरिया ही निकालना है कि इतना सर्कल के अंदर कितना एरिया क्लोज होगा, समझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कि लेट ये जो इक्वेशन है x² + y² = a², ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सर्कल को। इसका रेडियस क्या है, रेडियस ये है, और बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x बराबर 0 और x बराबर ये है, ठीक है। तो ना x² + y² बराबर a² है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं कि y² इधर रखेंगे और x को बराबर के उधर ले जाएंगे, तब क्या होगा y² = a² - x²। अब y पर पावर स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, समझे। इतना आपको लिखना भी है। लिखना क्या है कि ये इक्वेशन एक स्क्वायर को इक्वेशन जो है वो सर्कल का है, और उसके बाद फिर इसका डायमीटर मतलब सर्कल का रेडियस जो है वो ये है, और इसका ऑर्डिनेट जो है x बराबर 0 और x बराबर ये है, ये वाला भी लिखना है, समझे। उसके बाद ये वाला तो करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन क्या है, ये वाला है आपका शेडेड पोर्शन। शेडेड मतलब रंगा हुआ क्षेत्र। अब ये रंगा हुआ क्षेत्र क्या है, इसको हम मान सकते हैं ये B, ठीक है। अब रंगा हुआ पोर्शन क्या है, ये वो B वो, समझे, ये वो B ये वो B ये है। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तब ये पहला क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो यहाँ पे बोल रहा है, समझे। अब ये देखिए यहाँ पे रेडियस क्या है, ये है रेडियस। ये रेडियस का मतलब यही तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तब ये अगर ये है तब ये भी तो ये ही होगा, क्योंकि है क्या सर्कल, तो सारा तो ये ही है, समझे। तब इसीलिए क्या है कि इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तब 0 से ये तक करेंगे, 0 से ये तक, और y dx। अब y का वैल्यू ऊपर में निकाले थे, √a² - x²।
तब हम जानते हैं कि ये एक फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये फार्मूला क्या होता है, एक्स बटा टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए। अब इसका इंटीग्रेशन ही होता है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे, समझे, 0 से ये तक। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये पुट करेंगे, और 0 जहाँ पुट करेंगे वो तो 0 बना ही देगा ना, इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, समझे। तब ये पुट करेंगे x के जगह, तो x के जगह अगर हम यहाँ पे 0 ये पुट करेंगे तो x के जगह यहाँ ये आया, फिर यहाँ पे x के जगह ये पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे अगर हम x के जगह ये पुट करेंगे तब यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब 0 गुने 0 कुछ भी होगा तो ये 0 बना देगा, प्लस यहाँ पे x के जगह ये पुट करेंगे तो ये स्क्वायर अपन में 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x के जगह हम यहाँ अगर ये पुट करेंगे तब ये बटा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और 1 साइन इनवर्स 1 कहाँ बनाता है, साइन 1 तो 90 डिग्री पर बनाता है, जिसको पाई बटा 2 लिखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन 0, 0 पर क्या होता है 0, समझे, तो इसलिए यहाँ 0 लिख दें। अब इसको अगर हम बढ़िया से लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ख़त्म, ये 0 0 ख़त्म, ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4। अब आगे देखना, ये वाला निकला था वो एक ही क्वाड्रेंट का निकला था, कौन, ये वाला सैडेड एरिया का, सिर्फ इसी का निकला था, सिर्फ इसी का। और हमको क्या निकालना है, पूरा का जो इक्वेशन बना था। तो पूरा कितना है, एक साइडेड एरिया 2 3 4, तब 4 × पाई ए स्क्वायर अपन में 4 करेंगे तो 4 से 4 खत्म, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर के बराबर, समझे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे वही करेगा कि होल एरिया ऑफ द सर्कल 4 × एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के बराबर है, तो 4 × पाई ए स्क्वायर अपन में 4, तो ये 4 से 4 खत्म, तो ये पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ये इक्वेशन का, समझे। तो हम क्या बोले थे कि y को y के टर्म में रखिएगा और x को x के टर्म में रखिएगा, समझे। तब क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मानना है, समझे। अब क्या करना है कि जहाँ पे y है, जहाँ पे y है y को भी x पुट करना है, और पुट करेंगे जब y को भी x, तब क्या होगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भी x हो जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे vx हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी भी अपॉन में डी एक्स, देन 1 बिकम्स, तब 1 क्या हो जाता है, v माइनस एक्स डी भी अपॉन में डी एक्स बराबर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ y था वहाँ भी x रखें तो y का स्क्वायर था, तो यहाँ भी x स्क्वायर भी हो जाएगा और x स्क्वायर भी हो जाएगा, और जहाँ पे y है वहाँ पे भी x रखेंगे तो भी x स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पे y है वहाँ पे यहाँ भी x रखेंगे, समझे। तो डिफरेंशिएशन था इसीलिए अलग अलग हो गया, समझे। अब देखिए आगे क्या है, आगे इसी तरह सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, x इंटू डी भी अपन में डी एक्स, और ये भी इधर है तो बराबर के उधर ले जाएंगे इसको, तब क्या हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपन में भी माइनस 1 माइनस भी, क्योंकि यहाँ पे भी जो था वो प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझे। तो उसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसका एलसीएम लेंगे तो भी माइनस 1 होगा, एलसीएम होगा कि नहीं, एलसीएम ये वाला भी माइनस 1 एलसीएम होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पे भी इंटू भी माइनस 1 करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा भी अपॉन में भी माइनस 1, ये आ गया एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर, एक्स डी भी अपॉन में डी एक्स के बराबर, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या है, यहाँ पे v माइनस 1 डी भी अपॉन में भी जो है वो डी एक्स अपॉन में एक्स के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या किए, ये वाला जो टर्म है इसको हम ऊपर लेके चले गए और ये वाला टर्म नीचे लेके चले गए, और भी को भी के
तरफ ले गए और x को x की तरफ, मतलब सेम चीज़ को एक तरफ लेके चला जाना, यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख सकते हैं आगे आगे क्या करेंगे कि 1 - 1 अपन में भी डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपन में एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी भी दोनों में गुना होगा, तो 1 इंटू डी भी और डी भी अपन में भी, ये वाला हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब डी भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी भी का इंटीग्रेशन वी, और डी भी अपन में भी ये क्या हो जाएगा, लॉग भी के बराबर, और डी एक्स अपन में एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के बराबर। तब ये अगर हम इसको बढ़िया से लिखेंगे तब क्या होगा, ये जो लॉग एक्स बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम एक ही तरह कर देंगे। अब लॉग वाला प्रॉपर्टी भी लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि भी माइनस माइनस कॉमन लेंगे। अब ये माइनस जब कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा, लॉग भी माइनस माइनस नहीं प्लस लॉग एक्स, समझे, यही वाला हुआ। प्रॉपर्टी फिर यूज करना है, प्लस है तब क्या होगा, ये दोनों गुणा में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है तो दोनों गुणा में हो जाएगा, भी माइनस लॉग भी एक्स बराबर सी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि वाई अपॉन में एक्स, क्योंकि क्या वहाँ वाई इज इक्वल टू भी एक्स लिखे थे, तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स, तो भी के जगह क्या पुट करना है, वाई अपॉन में एक्स, समझे। तो वाई अपॉन में एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ वाई अपॉन में एक्स माइनस लॉग वाई बराबर हो जाएगा सी, समझे। अब क्या करना है कि y माइनस एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ पे x क्या करना है, x को क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हुआ। अब यहाँ पे जब x एलसीएम लेंगे तब ये वाला टर्म आएगा, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। अब हम क्या यहाँ करें, सबसे पहले आपको बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पूछेगा वहाँ x को x के टर्म में एक तरफ लेके चला जाना और y को y के टर्म में लेके चला जाना है, समझे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स पहला ये वाला है और दूसरा लाइन ये वाला है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो गिवन स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया है इसका जो ये इक्वेशन यही वाला दिया है वही वाला यहाँ पहले लिखेंगे। अब A1 बराबर ये है, A1 बराबर 1 हो गया, B1 बराबर 0 ये वाला, C1 बराबर 3, उसी तरह से A2 बराबर ये वाला। अब हम जानते हैं एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर जो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ A1 A2 है वहाँ उसका वैल्यू पुट कर देना है, और जैसे उसका वैल्यू पुट करेंगे गुना जोड़ जो करना है उसके बाद इतना आएगा, और इसको फिर यही वाला थीटा के बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर इतना है तो थीटा इधर ही रखेंगे और कॉस को इधर ले जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 अपॉन में रूट अंडर 410, समझे। चलिए अगले 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा है और 2024 में भी पूछा है, हो सकता है 2026 में पूछे, सेम टू सेम एग्जैक्ट, समझे। इसलिए ये सब रट लीजिएगा जितना भी हम अभी तक बता रहे हैं और बताएंगे, समझे। चलिए क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। इलिप्स क्या है, इलिप्स का ये इक्वेशन है। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे क्वेश्चन कि इलिप्स का इक्वेशन क्या है, तो इलिप्स हमेशा प्लस होता है बीच में, समझे। तो इलिप्स का प्लस होगा और बराबर के उधर 1 होगा, तो इसको इलिप्स बोलते हैं। तब इसका कह रहा है कि बताइए इस इलिप्स में एरिया कितना होगा जो इस इक्वेशन के अंदर आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह जिस तरह अभी ऊपर में सर्कल बताएं उसी तरह सबसे पहले एरिया ऑफ इलिप्स जो क्या है वो ये CB, यहाँ पे एक ऐसे बना देंगे, इलिप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया इलिप्स। अब उसी तरह से ऐसे इलिप्स थोड़ा ये चपटा हुआ होता है ऊपर से, समझे, और ये वाला थोड़ा चौड़ा होता है इधर, ये वाला, समझे। तो इलिप्स को हम ऐसे मान लेते हैं वो ये B। अब इलिप्स का हम उसी तरह इसमें भी एक ही भाग मानेंगे इसमें। अब इलिप्स का इक्वेशन ये जब होता है तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तब क्या हो जाएगा, इसको इसमें देखिए y को अगर हम एक तरफ रखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पे b जो गुना में है मतलब भागा में है उधर गुना में चल जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ y स्क्वायर जो है वो बराबर के उधर जाएगा स्क्वायर, तो रूट बना लेगा, तब y बराबर हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर। यही वाला यहाँ पे y के जगह यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला लिखा है, समझे। चलिए
अब यही वाला देखिए 0 से ये तक जाएगा, यहाँ भी 0 से ये तक जाएगा और यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये वाला यू और एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर ये है, तब थीटा क्या हो जाएगा π/2 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी कटेगा 90 डिग्री होगा। तब थीटा जब 0 होगा तब थीटा जो है मतलब एक्स जब 0 होगा थीटा भी 0 होगा, और एक्स जब ये साइन थीटा है तो डी एक्स जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। करेंगे कि नहीं? सही बात। चलिए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा b अपॉन में ये 0 से π/2 तक और रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस थीटा डी थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए ये स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, ये स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तब क्या होगा b अपॉन में ये स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये मतलब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर का एक ये कट जाएगा, तब ये क्या होगा ये b अपॉन में 2 और 0 से π/2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा डी थीटा को क्या साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और यही वाला वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे ये बी अपॉन में 2 π/2 प्लस 0 माइनस 0 क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट किए 0 से π/2, समझे। अब 0 से π/2 अगर पुट करेंगे तो साइन थीटा आएगा और साइन थीटा कुछ भी आए हमेशा ये 0 होता है, समझे। साइन थीटा जैसे साइन हो गया 180, साइन 90 हो गया, साइन 90 बोलते हैं, साइन 0, साइन 180, साइन 360, ये वहाँ पे हमेशा साइन 0 होता है, इसलिए 0 0 हो गया और यहाँ पे थीटा की जगह π/2 आएगा, समझे। तब क्या होगा ए बी अपॉन में 2 इंटू π/2। अब ये जब गुना होगा आपस में तब नीचे वाला 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और ये भी पाई, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट का हुआ है आंसर, सिर्फ इसका बाकी है, इसका बाकी इसका, तो कितना क्वाड्रेंट है 4, तो 4 इंटू ए बी पाई अपॉन में 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा ए बी पाई, मतलब पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका एलिप्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और हर साल बस यही 5 क्वेश्चन आएंगे, समझे। यही वाला क्वेश्चन आता है हर बार, यही 5-6 क्वेश्चन सेम टू सेम, इसलिए आपको इसको भी पूरा रट्टा लगा लेना है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या है सबसे इक्वेशन जो पहला है कि 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 है, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर इतना है और 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70 है। तब क्या करेंगे, अब इसका इक्वेशन जो है ये वाला लिखेंगे। अब हम आपको बताए थे कि इसको क्या करना, मैट्रिक्स मेथड लिखने के लिए ax बराबर b लिखना है सबसे पहले। अब इसमें ये क्या होता है, ये होता है जो x के बगल है, y के बगल है, z के बगल है और इसके भी बगल, मतलब x y z के जो बगल में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो है वो x y z के बगल बगल में देख सकते हैं। जिस तरह से x के बगल में सबसे पहले ये है और दूसरे x के बगल में सबसे पहले ये है उसी तरह, और तीसरे बार ये 6 जो है उसी तरह यहाँ भी y के बगल जो है उसको यहाँ, और ये मतलब y के बगल है उसको यहाँ, और ये जो y के बगल है उसको यहाँ, उसी तरह इसको बोलते हैं ये। और b किसको बोलते हैं, b बोलते हैं जो बराबर के इधर होता है, इसको बोलते हैं b। और x किसको बोलते हैं, x बोलते हैं जो x y z है, समझे। चलिए उसके बाद क्या करना है कि ये जो है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अब इसका जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तब ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तब ये क्या बोलते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट 25 के बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, समझे। अब उसके बाद इसी तरह से डिटर्मिनेंट ये का कोफैक्टर ज्ञात करना है। अब कोफैक्टर निकालने तो आपको आता होगा, ये 1 1 का कोफैक्टर करेंगे, फिर ये 1 3 का, ये 1 2 का, सारा का कोफैक्टर जब हम करेंगे तब क्या करेंगे, कोफैक्टर को अब लिखना है, समझे। अब कोफैक्टर को जब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका कोफैक्टर, ये कोफैक्टर को लिखेंगे तो ये एडजॉइंट ये ही तो होता है कोफैक्टर के बराबर। ये एडजॉइंट ये कोफैक्टर के बराबर नहीं, कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर होता है, समझे। जब रो वाला कॉलम में बदल जाएगा
और मतलब हाँ रो वाला कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम वाला रो में, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ये अपन में डिटर्मिनेंट ये। अब डिटर्मिनेंट ये 25 आया था और एडजॉइंट ये अभी ये वाला हम जो ऊपर अभी ये वाला निकाले हैं 100 वाला। अब इसको जब हम 25 से कर देंगे, मतलब 25 से डिवाइड करेंगे अगर, तब क्या करेंगे 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या x इक्वल टू ये इन्वर्स b है। अब ये इन्वर्स का वैल्यू ये ऊपर में आया 100 और b जो ऊपर में इक्वेशन में था 100, b ये वाला था कि नहीं, बिल्कुल था। अब इसका जब हम गुणा करेंगे इधर वाला इधर से, इधर वाला फिर इधर से, इधर वाला फिर इधर से, तब ये वाला आपका टर्म आएगा। ये वाला सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, और पूरा रट लीजिएगा ये वाला। तो x इज इक्वल टू 1/25 और इसको जब सॉल्व करेंगे तब इतना 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 आएगा और 25 से सब भागा लग जाएगा 5, 8 और 8 के बारे में, समझे। तो क्या हो जाएगा कि हम बोले थे कि अगर ये बराबर मैट्रिक्स आएगा तो x का डायरेक्ट सीधे वाला उसका आंसर हो जाएगा y बराबर इतना और z बराबर इतना, तब ये हो गया आपका आंसर। मैट्रिक्स मेथड आपको याद रखना है, ये 5 नंबर आपको दे के ही जाएगा, समझे। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है, ये वाला फंक्शन दिया है आपका f(x) बराबर x³ - 6x² + 9x - 8। अब क्या बोले थे हम कि मैक्सिमम मिनिमम जहाँ भी बोलेगा सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करना और डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करना है। अब इसका इस फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6x - 12 के बराबर आएगा कि नहीं। अच्छा, डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया है वो 6x - 12। अगर सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² - 12x + 9 आएगा कि नहीं, और डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 - 12x आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, जो पहला बार जो डिफ्रेंशिएशन किए थे उसको 0 के बराबर पुट करना है। क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। अब इसका अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का आएगा 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू आएगा, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करना है। क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करना है। डबल डिफ्रेंशिएशन ये आया था, अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो एक बार -6 आया और -6 क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से अगर छोटा रहेगा तो इस पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और 0 से छोटा क्या चीज़ डालने पे आया, तो 1 डालने पे आया है, तो 1 डालेंगे तो 0 से छोटा मतलब 1 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और 3 पे मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, समझे। चलिए अब आप देखिए 3 जब हम रखते हैं तो 3 रखने पे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, तो ये देगा 6 पे मिनिमम वैल्यू। और कब देगा, जब 3 डालेंगे। तो अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा तो हम 1 डालेंगे, क्योंकि 1 पे आया था -6, तो 1 डालेंगे कब, उस किस में, ये वाला जो क्वेश्चन ऊपर में नहीं दिया था, सबसे पहले क्वेश्चन ही जो दिया था एग्जामिनर, उसी में 1 पुट करेंगे। और जब 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा वैल्यू, तब आएगा आपका वैल्यू -4। ये आपका हो गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू। और जब हम अगर 3 पुट करेंगे, 3 पे आया था ना 6, तो इस पे देगा मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम कितना हो गया, -8, समझे। तो मैक्सिमम -4 और मिनिमम -8। यहाँ -8 छुप गया है, -8 यहाँ पे हो गया, ठीक है, -8 वहाँ पे छुप गया हल्का, ठीक है। चलिए अब देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला भी क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, सेम टू सेम। आपको बस क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना है बस। तो देखिए पहला फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम दूरी क्या होगा दोनों लाइन के बीच, वही निकालना है। तो पहला लाइन ये वाला इक्वेशन दिया है, दूसरा लाइन का ये वाला इक्वेशन दिया है। अब हम आपको बताए थे कि ये वाला जो होता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये B1 होता है लैम्डा के बगल वाला, और कुछ भी अगर कोई अलजेब्रिक टर्म है उसके बगल वाला B2 होता है और B1 होता है, समझे। अब यही वाला जो क्वेश्चन ऊपर में दिया है लाइन, सबसे पहले उसी को लिखा है। उसके बाद क्या करना है, A1 A2 जो हम अभी बोले थे उसको लिख लेना है कि A1 A2 कौन है, B1 B2 कौन है, बस। अब उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको याद रखना है, कहाँ गया, हाँ, फार्मूला आपको याद रखना है कि D बराबर जो होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1 अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब इसी तरह से अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो ऊपर में जो जो दिया हुआ है उसको उसी तरह कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले कीजिएगा A2 माइनस A1 कीजिएगा। A2 माइनस A1 अगर इतना आएगा तो B1 क्रॉस B2 कीजिएगा। B1 क्रॉस B2 करने का ये वाला साइन है, ठीक है, ये वाला तरीका है कि नहीं, B1 क्रॉस B2 करने का। बस B1 क्रॉस B2 जो आपका आएगा वैल्यू, वो आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड इतना आया, मैग्नीट्यूड फिर इतना आया तो इसको और तोड़ेंगे तो इतना आएगा, समझे।
तो मैग्नीट्यूड भी उसी तरह रखना है और उसकी तरह डिफरेंशिएशन बस फिर इस फार्मूला में आपको पुट कर देना है। जब इस फार्मूला में आप पुट कीजिएगा तब क्या होगा, इस फार्मूला यहाँ पे देखिए A2 क्रॉस A1 नहीं होगा, यहाँ पे A2 माइनस A1 होगा, है ना। A2 माइनस A1 कहाँ पे गया, A2 माइनस A1 यहाँ पे ना A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा। वही सोचे क्या गलती है, यहाँ पे A2 माइनस A1 होगा। तब उसका देखिए सारा चीज़ का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बना है, डॉट प्रोडक्ट बना। डॉट प्रोडक्ट बना कि नहीं, तो आई के साथ के का के के साथ, जे का कुछ है नहीं तो जे तो वैसे 0 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे गुना कर देना उसी तरह से। अब जब गुना करेंगे तो -3/√2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस को भी प्लस कर देना है, समझे। तो क्या हो जाएगा 3/√2। अब हम ये भी जानते हैं, इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं। आंसर ये वाला भी सही है। बाकी इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तब दोनों तरफ ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। अब जब √2 × √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 3√2। यही आपका हो गया आंसर, समझे। इसमें क्या था मैन, फार्मूला, बस फार्मूला बेस्ड ही आता है जैक बोर्ड में हमेशा, समझे। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये LPP ग्राफ है, सॉल्व दी LPP ग्राफिकली। ये मैक्सिमाइज किया गया है z = x + y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट पे है। ये वाला आपको इक्वेशन दिया, ये वाला आपको दिया है इक्वेशन 2x + y = 50 से छोटा या फिर 50 से बराबर और x + 2y 40 के छोटा या फिर 40 के बराबर और x y जब 0 के बराबर या फिर बड़ा होगा 0 से। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको बराबर के टर्म में लिखना है कि ये सब हमेशा इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव द ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन 1 से 3 तक। मतलब ये तीनों जो है ना, इसको लीनियर ग्राफ में रखना है, समझे, 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद क्या करना है, इक्विवेलेंट टू इन इक्वेशन एंड सो इन द फिगर ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स 25, 0, 0,50 एंड 0,40 एंड 0,20। क्या करना है, इस इक्वेशन में ना मान लेते हैं सबसे पहले कि x बराबर 0 है। अब अगर आप x बराबर अगर 0 रखिएगा तो y बराबर डायरेक्ट 50 आएगा। तो वही वाला देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 50। और मान लेते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 25 आएगा, क्योंकि 2 से 25 बार में कटेगा कि नहीं। बस इसको हर बार इसी तरह से करना है, समझे। तो यहाँ पे अगर हम x 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 20 आएगा। और जब यहाँ पे आप अगर y ही 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आएगा, समझे। बस यही वाला आपको करना है। फिर क्या करना है कि वी गेट 2 स्ट्रेट लाइन विच आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20,10। कहाँ पे 20,10 है, तो यहाँ पे ये वाला आपका 2 लाइन कटेगा। ये वाला कैसे कटेगा आप दिखाते हैं, रुकिए। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींचना है, ऐसे x और y के मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके बाद क्या करना है कि नंबरिंग करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, इधर भी। उसके बाद जैसे जैसे आपका पॉइंट यहाँ पे कटा है 25,0, 0,50 और 40,0 और 0,20, अगर ये वाला एक इक्वेशन से आया है तब इससे दोनों से लाइन सेम से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए। अगर देखिए 25,0 और क्या है 0,50, ये दोनों एक लाइन से एक इक्वेशन से आए, इसलिए ये दोनों एक लाइन से जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर में आया था 0,20 और ये कहाँ गया 0,20 और ये हो गया आपका 20,10 जब ये दोनों काटा तब आया, समझे। तो जहाँ जहाँ आपका सेम इक्वेशन से बनेगा, अगर ये पहला इक्वेशन से अगर ये दोनों बना तब ये दोनों का लाइन एक ही से जाएगा, ठीक है, एक ही से। और अगर इसका दोनों का एक इक्वेशन ये और ये बना तब ये दोनों का लाइन वही वाला पॉइंट से जाएगा, समझे। तो वही वाला यहाँ पे खींच देना है। इतना आप खींच दीजिएगा तो क्या करना है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, वो ये BC से क्लियर हो गया आपका, क्या हो गया, वो ये BC से, देखिए वो हुआ, ये हुआ, B हुआ और ये C से, वो AB से क्या क्लियर हो गया कि वो ABC इज ए फिजिबल रीजन है विच इज बाउंडेड लास्टली बाय द मेथड ऑफ कॉर्नर पॉइंट और क्या है रीजबल रीजन, वो ये BC एज 0,0, 25,0, देखो ये हो गया 0,0, ये 25,0, ये 20,10 और ये हो गया 0,20, समझे। ये वाला है वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आर अलाउज फॉर
जेड अलाउज है। कॉर्नर क्या है, यही वाला, जो कॉर्नर रखेगा वही वाला करना है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे होगा, ये वाला देखिए, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, 4 ठो कॉर्नर है कि नहीं। अब यही वाला वैल्यू जो ऊपर में इक्वेशन दिया था ना, ऊपर में ये वाला, ऊपर वाला जो क्वेश्चन में ही था, उसी में बस ये वाला बस वैल्यू पुट करना है और 4 मतलब कि जेड का वैल्यू निकालना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फ्रॉम द अबव टेबल द मैक्सिमम वैल्यू इज 35, जो किस पॉइंट पे आया, मैक्सिमम वैल्यू 35 किस पे आएगा, क्या पुट करने पर, तो ये पुट करने पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है 35 आया और ये पुट करने पर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 35 आ गया, समझे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं एक और होगा शायद ना। चलिए क्या बोल रहा है कि 2 बेग्स है I1 एंड I2। बेग 1 कंटेन कर रहा है 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 2 बेग है, एक बेग ये हुआ, एक बेग ये हुआ। बेग 1 क्या है, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और बेग 2 क्या बोल रहा है कि अनदर बेग कंटेन 5 रेड बॉल। अच्छा, 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल। अच्छा, 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बेग्स एंड इट फाउंड टू बी रेड। अच्छा, तो मान लेते हैं या तो इससे एक गेंद निकाला जाता है, एक बॉल निकाला जाता है और वो रेड पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम बेग 2। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बेग 2 से निकाला गया और वो रेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि बेग 1 सिलेक्शन करने, मतलब पहला बेग सिलेक्शन करने का तरीका कितना है, दूसरा बेग सिलेक्शन तो 2 ही है, या तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे या तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको भी सिलेक्ट करने का जो है प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसको भी 1/2, समझे। तो क्या है कि लेट E1 जो है वो क्या है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बेग 1 को सिलेक्ट करने का, और E2 है बेग 2 को सिलेक्ट करने का, और E क्या है सिलेक्टिंग रेड बॉल को, ई है जो वो रेड बॉल को। तो E1 मतलब बेग 1 को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, और P मतलब E2 दूसरा बेग को भी सिलेक्ट करने का 1/2 है, क्योंकि 2 बेग है, या तो इसको सिलेक्ट करेंगे या तो उसको। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑफ द बेग अगेन। तो वन ऑफ द बेग अगेन जो है दैट इज, ये जो है वो बेग सेलेक्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है PE क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन पहला बेग से। तो पहला बेग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/7। कैसे, तो देखिए यहाँ पे पहला बेग में क्या है 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो टोटल 4 और 3 7 हुआ कि नहीं, 3 रेड और 4 ब्लैक 7 हुआ, लेकिन रेड 3 ही है तो 3/7 हुआ पहला बेग से आने की प्रोबेबिलिटी। और दूसरा बेग से आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 5/11। कैसे, 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, तो 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, मतलब 5 6 11 गेंद में 5 बार आएगा, समझे। तो PE1 जो है मतलब E1 आफ्टर जो E1 है, मतलब PE/E1 जो है वो 3/7 हुआ प्रोबेबिलिटी, और PE आफ्टर E2 जो है 5/11, मतलब पहला बेग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है और दूसरा बेग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, ठीक है। लेकिन क्या बोला यहाँ पे बोला है कि दूसरा बेग ही होना चाहिए और रेड आना चाहिए। तो दूसरा बेग होना चाहिए और रेड आना चाहिए, मतलब ये हुआ कि दूसरा बेग आना चाहिए और रेड आना चाहिए। तो रेड आएगा और दूसरा बेग से आएगा इनटू दूसरा बेग, समझे, और दूसरा बेग से आएगा और रेड आएगा इनटू दूसरा बेग, और पहला बेग से आएगा, क्या बोलते हैं पहला बेग बोल रहे हैं, पहला बेग से आएगा और रेड आएगा, और रेड आएगा तो पहला बेग आने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा बेग से आएगा और रेड आएगा इनटू दूसरा बेग चुनने का प्रोबेबिलिटी। ये वाला आपको बेस थ्योरम याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है, समझे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो E/E2 मतलब E क्या है, E है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी किससे, दूसरे बेग से। तो इसको हम सबका क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको अब सॉल्व करना है, और जब सॉल्व कीजिएगा तब आ जाएगा 35/68। ये आपका हो गया आंसर। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं ना इतना, अभी तो आप 12th में हो, 12 वाला स्टूडेंट तो सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, हाँ शायद ये वाला लास्ट होगा, है कि नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं ये वाला भी लास्ट नहीं होगा लगता।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ये वाला फंक्शन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। बस जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आया, उसका फिर डिफरेंशिएशन डबल करेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन किए तब ये आया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा, और उसका ये वाला जो आया उसका दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जब उसका जो डिफरेंशिएशन पहली बार किए ना उसको जब 0 बराबर पुट करेंगे उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना, समझे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो पहला जो आया था इक्वेशन उसको हम 0 बराबर पुट करेंगे, वहाँ से x का जो होगा वो 2 वैल्यू आएगा। तो x का जो 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पे कितना वैल्यू आया है देख सकते हैं, यहाँ पे x का 3 वैल्यू आया, ठीक है। x का 3 वैल्यू आया जब इसको हम सॉल्व किए तब x का जब 3 वैल्यू आया तो क्या करेंगे, x का 3 वैल्यू को जो डबल डिफरेंशिएशन था उसमें पुट करेंगे। अब जब हम उसमें पुट करेंगे ना तो जो सबसे कम वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया -24, दूसरा क्या आया 0 से बड़ा 36, और हाँ -24 और 0 से बड़ा 36। तो देख सकते हैं आप कि -24 ये माइनस वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव देता है मिनिमम वैल्यू और नेगेटिव देता है मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको क्या करना है, इसको करना है पहले इक्वेशन में पुट। क्या करना है, पहले इक्वेशन में पुट। पहले इक्वेशन में पुट मतलब कि x बराबर जब 0 होगा तो मैक्सिमम पॉइंट जो होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, वो क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू -2। अब इस पर जब हम पुट करेंगे जो पहले इक्वेशन दिया था उसमें, तब आया क्या, वैल्यू 12 आया। तो 12 कैसे आया, जब लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 पे, अब 1 को पुट कर देना जो ऊपर इक्वेशन दिया था क्वेश्चन में ही उसी पे। अब जब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 7 के बराबर आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम क्या हो गया 7, और एट x इक्वल टू -2 ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -2। जब इसको डालेंगे तब ये हो जाएगा -20 के बराबर, समझे। तब ये -20 के बराबर हो गया। तो उस तरह से जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर 12 देगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा वो एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू -2 7 और -20 देगा, समझे। चलिए बहुत बढ़िया।